नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने मगध साम्राज्य के उत्थान के विषय में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के विषय में। तो मौर्य वंश जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल चला था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के कुछ जीवन परिचय के विषय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में किसी मौर्य जात में। कहा जाता है इसके जो पिता थे वो मौर्य जात के मुखिया थे और वो किसी सीमांत युद्ध में मारे जाते हैं। जब सीमांत युद्ध में मारे जाते हैं तो इसका पालन पोषण जो है कोई गडरिया करता है, और वह जो गडरिया होता है वह चंद्रगुप्त मौर्य को किसी आखेटक के हाथ बेच देता है। चंद्रगुप्त मौर्य जवान होता है तो एक बार वह राजकीलम नामक खेल खेल रहा होता है, जिसमें कि दो लोगों के बीच मुकदमे का वह निपटारा कर रहा होता है। तब इसके चंद्रगुप्त मौर्य पर नज़र पड़ती है चाणक्य की, और चाणक्य उसे 1000 कारसापण दे करके उसको खरीद लेता है। चाणक्य जो है 1000 कारसापण दे करके उसको खरीद लेता है। अब बात करते हैं चाणक्य के विषय में। तो चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री था। इसके अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। विष्णुगुप्त जो था वो चाणक्य का वास्तविक नाम था। चाणक्य गांव में उत्पन्न होने के कारण इसका नाम पड़ा था चाणक्य, और कुटिल गोत्र का होने के कारण जो विष्णुगुप्त का जो नाम पड़ा था वह पड़ा था कौटिल्य। तो इस प्रकार से चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। बात करते हैं चाणक्य के विषय में थोड़ी सी और। तो जब सिकंदर जो है विश्व विजेता का सपना लेकर के ईरान जीत करके भारत की ओर अग्रसर होता है, तो इसको रोकने के लिए चाणक्य जो है अखंड भारत की संकल्पना लेकर के पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास कर लेता है। वह पूरे देश में भ्रमण करता है, और पूरे देश में भ्रमण करने के बाद वह पहुंचता है मगध साम्राज्य पहुंचता है। तो मगध साम्राज्य में उस समय शासन चल रहा होता है धनानंद का। जब धनानंद का शासन चल रहा होता है तो चाणक्य उसके दरबार में पहुंचता है और अपने अखंड भारत की संकल्पना दिखाता है। जब अखंड भारत की संकल्पना दिखाता है तो वह जो धनानंद होता है वह चाणक्य को बेइज्जत करता है और उसको दरबार से बाहर निकाल देता है। और वहीं पर जो चाणक्य है वो प्रतिज्ञा करता है कि जब तक धनानंद का विनाश नहीं कर लेगा तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। और इस प्रकार से चाणक्य की जो मुलाकात होती है वह चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, और वह धनानंद के विनाश की संकल्पना संजोने लगता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान के विषय में। इससे पहले एक बात और कर लें कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि एक राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र वैसे तो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि अर्थ से संबंधित, धन दौलत से संबंधित होता है, लेकिन यह जो अर्थशास्त्र है जो चाणक्य ने लिखी है वह एक राजनीति की पुस्तक है, यानी कि उसमें नीति के विषय में कहा गया है। तो ये हुई बात चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में और चाणक्य के विषय में। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान की। तो सबसे पहले बात करें पंजाब और सिंधु पर विजय की। तो हमने जो पिछले वीडियो में बताया था कि जब सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण किया था। जो यूनान था, यूनान जीतने के बाद पश्चिम उत्तर प्रांत पर अटैक किया था और पश्चिम उत्तर प्रांत को जीत करके ले गया था। वह सिंधु नदी पार नहीं कर पाया था, क्योंकि वह डर गया था कि जो मगध साम्राज्य से डर गया था, महापद्मनंदम की सेना से डर गया था, और वह जो है सिंधु नदी पार नहीं कर पाता है और लौट जाता है, और उसकी जो है बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। खैर, इसके बाद सिकंदर की मृत्यु होती है, तब उसका जो राज्य होता है वह उसके सेनापति बांट लेते हैं आपस में। और सेनापति जब बांट लेते हैं तो समय होने के साथ साथ ये जो पश्चिमोत्तर प्रांत होता है वह सेनापतियों के कब्जे में होता है, और इसी पश्चिमोत्तर प्रांत में शुरू हो जाता है विद्रोह। जब विद्रोह शुरू हो जाता है तो इसका फ़ायदा उठाता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
और चंद्रगुप्त मौर्य इसका फ़ायदा उठा करके पश्चिम उत्तर प्रांत यानी कि पश्चिम उत्तर प्रांत जो है यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो प्रांत होता है उस पर कब्जा जमा लेता है और यहाँ से जो है एक संगठित सेना तैयार करता है और मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए चल देता है। अब बात करते हैं तो यह जो पंजाब और सिंध पर विजय की प्राप्त हुई यह कहा जाता है 321 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। 321 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अब बात करते हैं अगर नंद वंश के विनाश के विषय में अगर बात करें तो नंद वंश के विनाश की अगर बात करें तो फिर से हम वही बात करेंगे कि सिकंदर जो है मगध साम्राज्य पर आक्रमण कर महापद्मनंदम के समय मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने से डर जाता है और वह सिंधु नदी से वापस लौट जाता है क्योंकि उस समय जो है महापद्मनंदम का शासन होता है और महापद्मनंदम जो है उसमें एक विशाल सेना का संचालक होता है। एक मगध साम्राज्य की विशाल सेना होती है और जिस कारण वह जो सिकंदर है वह अटैक नहीं करता है। अब बात करते हैं आगे तो महापद्मनंदम का ही एक वंशज होता है धनानंद और धनानंद के समय यह सेना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और इसका फ़ायदा चंद्रगुप्त मौर्य उठाता है और सबसे पहले जो है मगध साम्राज्य के सीमांत प्रांतों को जीतता है और उसके बाद जो है वहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लेता है। जब पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लेता है और 322 ईसा पूर्व में वह जो है अपना राज्याभिषेक करता है मगध साम्राज्य के विजेता के रूप में। इस प्रकार से वह नंद वंश का पूरा विनाश कर देता है और जो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती है। तो ये हुई बात नंद वंश के विनाश के विषय में। अब बात करते हैं सेल्यूकस से युद्ध के विषय में। सेल्यूकस, सबसे पहले बात करें कि सेल्यूकस कौन था तो सेल्यूकस जो था वह सिकंदर का ही एक सेनापति था। सिकंदर का एक सेनापति था और इसने जो है अपने हिस्से को बढ़ाया और बढ़ा करके सीरिया से बैक्ट्रिया तक कर लिया और यह जो है इसने निकेटर की उपाधि धारण कर ली थी। इसने अपना साम्राज्य सीरिया से बैक्ट्रिया तक कर लिया था और इसने जो है निकेटर की उपाधि धारण कर ली थी। यह जो है सिंधु नदी पार करता है और इसका सामना हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। जब चंद्रगुप्त मौर्य से सामना होता है तो एक भीषण युद्ध होता है लगभग 305 ईसा पूर्व में और अंत में क्या होता है, अंत में जो है सेल्यूकस की हार होती है और सेल्यूकस की हार होने के उपरांत एक संधि होती है और संधि में क्या होता है आगे बात करते हैं। तो सेल्यूकस ने संधि स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और अपने जो 4 राज्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे जो थे कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो है 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य क्या देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी जो है इनाम में देता है। चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप देता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त सेल्यूकस का जो राजदूत होता है वह मेगस्थनीज जो है सम्राट के दरबार में आकर के रहने लगता है और मेगस्थनीज की अगर बात करें तो मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विषय में वर्णन किया था। अब बात करते हैं आगे पश्चिमी भारत पर विजय के विषय में। पश्चिमी भारत पर विजय के कोई साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक जो प्रांतीय राजा थे जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण कराया था और इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो पश्चिमी भारत पर भी था।
अब बात करते हैं दक्षिण भारत पर विजय की। तो दक्षिण भारत पर विजय की कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर किसी प्रकार से विजय प्राप्त नहीं की थी। जो दक्षिण भारत है उस पर उसने अटैक नहीं किया था, उसको अपने कब्जे में नहीं लिया था। अब बात करते हैं आगे अंतिम दिनों की। तो अंतिम दिनों में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में एक जो मगध साम्राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ता है, और वह अकाल लगभग 8 से 10 वर्षों तक रहता है, जिसके जब वह अपने जो मंत्रिगणों से या मुनियों से उसकी जो उसके लिए परिचर्चा करता है, तो मुनि कहते हैं कि यह जो तुमने मार काट मचाई है, युद्ध किया है, इसी का परिणाम है यह अकाल। और इसका पश्चाताप करने के लिए वह अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला जाता है और संलेखना पद्धति से उपवास करके 298 ईसा पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये हुई बात पूरी की पूरी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के विषय में। बिंदुसार के विषय में ज़्यादा तो नहीं पता चलता है, लेकिन बिंदुसार ने जो शासन किया था वह किया था 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच में। इसको जो है अमित्र चेट्स या फिर अमित्र घात कहा जाता था। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक या शत्रु को ना बख्शने वाला। यह अपने शत्रु को नहीं बख्शता था, उसके लिए इसको क्या कहा जाता था, अमित्र घात कहा जाता था। आगे बात करें तो इसका जो मित्रता संबंध था वह था सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ। कहा जाता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से जो है मदिरा यानी कि शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें कि मदिरा और सूखे अंजीर तो उसने भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक भेजने में असमर्थ रहा था, क्योंकि यूनान के नियमों के अनुसार दार्शनिक जो है किसी दूसरे राजा को बेचा नहीं जाता। तो इस प्रकार से दार्शनिक उसने नहीं भेजा था, मदिरा और सूखे अंजीर भेज दिया था। इसके अतिरिक्त जो एंटियोकस का एक राजदूत था डाईमेकस, यह जो है बिंदुसार के दरबार में आकर के रहने लगा था। बिंदुसार के शासन के समय 2 विद्रोह हुए थे। कहाँ हुए थे? तो तक्षशिला में हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं, जिनको दबाने के लिए पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजता है। विद्रोह शांत हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद विद्रोह फिर पनपने लगता है, तो वह अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजता है। और अशोक जो है तब तक तक्षशिला का जो गवर्नर बना रहता है जब तक कि बिंदुसार की मृत्यु नहीं हो जाती है। आगे बात करें तो बिंदुसार का जो देहांत था वो 273 ईसा पूर्व में हो गया था। तो इस प्रकार से आपने मौर्य वंश के विषय में पढ़ा। आगे हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें उत्तर मौर्य काल और अशोक के विषय में, मुख्य रूप से अशोक के विषय में और उत्तर मौर्य काल के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।